हेलो स्टूडेंट। व्यष्टि अर्थशास्त्र के बाद आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन परिचय। इस वीडियो में आपको अर्थशास्त्र के अर्थ के बारे में, अर्थशास्त्र की विशेषताओं के बारे में, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं के बारे में बताऊंगा। पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार वीडियो अब से आपको मिलता रहेगा। MCQs का सीरीज़ में लाने वाला हूँ 1-2 दिन में। न्यूमेरिकल का सीरीज भी आ जाएगा और उसके बाद आएगा सैम्पल पेपर के सीरीज। बने रहेंगे मेरे साथ तो आपको आपके एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी होगी। चलिए अब हम चैप्टर फर्स्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ की। समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को इंग्लिश में कहते हैं। 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, मैक्रो और इकोनॉमिक्स। जहाँ पर मैक्रो का मतलब होता है बड़ा या समग्र, मतलब व्यापक सामूहिक जो मिलता है, और इकोनॉमिक्स का मतलब आपको पता है अर्थशास्त्र यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्याओं को समझने वाला शास्त्र। इस प्रकार से हम अर्थशास्त्र के समष्टि अर्थशास्त्र के जो है अर्थ निकालें तो ये कहें अर्थव्यवस्था की समग्र या सामूहिक समस्याओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र। ठीक है, ये तो होगी इसकी शाब्दिक अर्थ की। शाब्दिक अर्थ की के बाद हमें ये समझना पड़ेगा आखिर अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई कैसे। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति के पीछे जो कहानी है वो मेन्स है प्रोफेसर जॉन मेनर्ड केन्स, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं प्रोफेसर JM केन्स, जिसको कहा जाता है जनक यानी कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक। ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं प्रोफेसर JM केन्स। JM केन्स को जो है समष्टि अर्थशास्त्र के जन्मदाता कहते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक जो जो बहुत फेमस पुस्तक थी और जिसको लिखा गया 1936 में, उनसे प्रकाशित बुक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस बुक में सबसे पहले उन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र का जिक्र किया था और यहीं से जो है समष्टि अर्थशास्त्र के चलन बढ़ता गया। अब हम इसके अर्थ को देख लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र मतलब अर्थशास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत ऐसे विशाल समूहों का अध्ययन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कुल रोजगार, कुल मांग, कुल पूर्ति, राष्ट्रीय आय, विदेशी विनिमय, बजट। इनकी ऐसी समस्याएं जो सामूहिक रूप से पाई जाती हैं, इसको हम एक एक करके अध्ययन नहीं कर सकते। ठीक है ना, जैसे हम राष्ट्रीय आय की अगर बात करते हैं, पूरे राष्ट्र की आय, एक व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों की आय को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा था, उन्हीं के अनुसार उनकी जो परिभाषा दिया हुआ है समष्टि अर्थशास्त्र के लिए कि समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता है, अपितु इन मात्राओं के योग का अध्ययन किया जाता है। योग का अध्ययन मतलब जितने भी सामूहिक सबको आपस में जोड़ देंगे, और योग होता है मात्राओं का, तो वो क्या होता है, समष्टि बन जाता है। इसका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं थी बल्कि राष्ट्रीय आय से होता है। राष्ट्रीय, जिसके मैंने बताया कि पूरे राष्ट्र की आय। इसका मतलब समष्टि अर्थशास्त्र एक व्यापक वर्ड होता है जहाँ पर पूरे अर्थव्यवस्था की जो है सामूहिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं की। विशेषताओं में कुछ प्रमुख विशेषताएं मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। समग्र इकाइयाँ मतलब ऐसी इकाइयाँ जो समग्र रूप से पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले कौन सा होता है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, AD यानी कि एग्रीगेट डिमांड, सामूहिक मांग, AS एग्रीगेट सप्लाई यानी कि सामूहिक पूर्ति का अध्ययन किया जाता है। विदेशी विनिमय का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, ये सब समग्र रूप से पाई जाती है। दूसरी विशेषता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है। ये जो है केवल इंडिविजुअल एक आदमी से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था यूं कहे संपूर्ण पूरे देश की जो है समस्याएं हैं। ये केंद्रीय समस्या जो होती है वो पूरे देश की समस्या होती है, और देश की समस्या के अंतर्गत उस समस्या को हल किया जाता है। जैसे रोजगार, रोजगार किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, देश में रहने वाले हर व्यक्तियों की समस्या है। ऐसे में ये जो है समग्र रूप से अध्ययन करता है। समष्टि आर्थिक चर, इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय जो चर की बात करते हैं, जैसे राष्ट्रीय बचत की हम बात करेंगे, ठीक है ना, सरकारी बजट की हम बात करेंगे,
भुगतान संतुलन की बात करते हैं, ऐसे राष्ट्रीय आर्थिक चरों की बात करते हैं। इसके अंतर्गत जो समष्टि उपकरणों का जो उपयोग किया जाता है, वो समष्टि उपकरण कौन कौन सा है? वो है राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, जिससे देश की आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख क्षेत्रों की। समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख क्षेत्र में पांच प्रमुख सिद्धांतों की बात करते हैं, जिसमें आय व रोजगार का सिद्धांत शामिल है, सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत शामिल है, व्यापार चक्रों का सिद्धांत शामिल है, आर्थिक विकास का सिद्धांत शामिल है, वितरण का समष्टिपरक सिद्धांत है। जिसमें सबसे पहले अगर आय व रोजगार सिद्धांत की बात करते हैं तो ये है क्या? इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय, उसकी विभिन्न अवधारणा, उसकी माप के विधियों का अध्ययन किया जाता है। किस प्रकार से जो है देश की राष्ट्रीय आय को निर्धारित किया जाता है, उसको मापा जाता है, उसका एकत्र। इसके अतिरिक्त देश में रोजगार का निर्धारण किस प्रकार से होता है, किस स्तर पर रोजगार संतुलन होता है, इस बात के अध्ययन किया जाता है। सामान्य कीमत स्तर में क्या होता है? सामान्य कीमत स्तर के अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति, उसके संगठन और उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। व्यापार चक्रों के सिद्धांत के अंतर्गत हम प्रत्येक अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की गति में परिवर्तन आता रहता है। अर्थव्यवस्था में कभी तेजी आती है तो कभी मंदी आती है। इसी तेजी और मंदी की जो समस्या होती है, इस बात का अध्ययन करते हैं इस सिद्धांत के अंतर्गत। फिर आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, इसकी अध्ययन करते हैं। और वितरण के समष्टिपरक सिद्धांत के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से वितरण कार्य को सुचारू रूप से कर सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है फायदा मिले और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सके। अब हम बात करते हैं महत्व की, कि समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व कौन कौन सा कहाँ कहाँ पर है, समष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। इंपॉर्टेंस की बात करें, आर्थिक नीतियों में समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग होता है, आर्थिक नियोजन में सहायक है, मौद्रिक समस्या व सामान्य बेरोजगारी के विश्लेषण में सहायक होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर किस प्रकार से, मान हमें अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ने के बाद बेरोजगारी के बारे में, उसके कारकों के बारे में, उसके निर्धारक घटकों के बारे में पता चलता है। और इसके अध्ययन करने के बाद इसकी जो प्रमुख समस्या है उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इसके बारे में हम ज्ञान होता है। अर्थशास्त्र की कार्य प्रणाली की समझ होती है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम जो है हमारे अंदर इतनी समझ जरूर आ जाती है कि अर्थशास्त्र किस प्रकार से कार्य करती है, अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सके, देश का विकास कार्य किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सके, इसकी समझ मिल जाती है। और लास्ट में हम ये जरूर पता करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तुलना संभव होती है। क्यों? क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम जो है विदेशी विनिमय को पढ़ते हैं, भुगतान संतुलन को पढ़ते हैं, जो कि आयात और निर्यात से संबंधित समस्त प्रकार की समस्याओं का अध्ययन करता है। किस प्रकार से विनिमय दर का निर्धारण होता है, भुगतान संतुलन किस प्रकार से बनाया जाता है, इन सभी चीज़ों की, इंपॉर्टेंट चीज़ों की अध्ययन जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इसलिए यहाँ से हमें अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं होती हैं। हम एक देश की व्यापार की तुलना दूसरे देश की व्यापार के साथ कर सकते हैं, एक देश की करेंसी की तुलना दूसरे देश की करेंसी के साथ कर सकते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं के बारे में। कौन कौन सी मूलभूत अवधारणाएं हैं, कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है वस्तुएं। वस्तुएं क्या है? सबसे पहले वस्तु के अर्थ की पढ़ लेते हैं। समस्त भौतिक पदार्थ, ठीक है ना, समस्त भौतिक पदार्थ जो चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, जिन्हें मापा जा सकता है या जिसकी कीमत बाजार में निर्धारित की जा सकती है, उसे हम वस्तुएं कहते हैं। सभी प्रकार की चीज़ें जिसको आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, चाहे वो मनुष्य ने बनाया हो, चाहे वो प्रकृति ने बनाया हो, जिसकी एक कीमत होती है, जिसको मापा जा सकता है, वैल्यूएबल होती है, उसे हम वस्तु कहते हैं। अब वस्तुओं के प्रकार को देखें तो वस्तु के दो प्रकार हैं, उपभोग वस्तुएं और उत्पादक वस्तुएं, कंजप्शन गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। कंजप्शन गुड्स सबसे पहले देखते हैं, उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं। वे वस्तुएं जो उपभोक्ता द्वारा अंतिम उपभोग के लिए खरीदी और उपभोग कर ली जाती है, उसे हम उपभोग वस्तुएं कहते हैं। और उपभोग वस्तुएं भी दो प्रकार की होती हैं, टिकाऊ
और गैर टिकाऊ। टिकाऊ जिनकी जीवन की अवधि एक लंबी होती है, इनकी लंबे समय तक उपभोक्ता के पास उपस्थित होती है, वो उसका उपयोग करता रहता है और उसके उपयोगिता का प्रयोग करता रहता है। यानी कि ऐसी वस्तुएं जो लंबी अवधि तक उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाती है उन्हें टिकाऊ वस्तु कहते हैं, जिसमें कार, टीवी, मोबाइल आदि। जबकि गैर टिकाऊ वस्तु इसका ठीक विपरीत है। टिकाऊ वस्तुएं लंबे समय तक टिकी हुई रहती हैं, उपयोग में आती रहती हैं। गैर टिकाऊ वस्तुएं की जीवन अवधि अल्प कम समय के लिए होती है, यानी कि जल्दी उपभोग कर ली जाती हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोग अल्पकाल में ही हो जाता है उसे हम गैर टिकाऊ वस्तु कहते हैं, जैसे खाने पीने की सामान, जैसे कपड़े, जैसे हमारे स्टेशनरी के सामान आदि। ये सब चीज़ें कम समय तक जो है उपलब्ध होती हैं और बहुत जल्दी उपभोक्ताओं के द्वारा प्रयोग कर लिया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो है उत्पादक वस्तुओं के बारे में। उत्पादक वस्तुएं किसे कहते हैं? उत्पादक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक उत्पादक द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती है। यानी कि उत्पादक की वस्तुएं जिनका प्रयोग वो अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए करता है उसे हम उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। उत्पादक वस्तुएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक है मध्यवर्ती वस्तुएं, दूसरा है पूंजीगत वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तु के नाम से पता चला, मध्यवर्ती उत्पादन प्रक्रिया के मध्य उपयोग होने वाली वस्तु मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं इंग्लिश में इंटरमीडिएटरी गुड्स। समस्त अर्धनिर्मित वस्तुएं या कच्चा माल उन्हें हम मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। क्यों? इनका प्रयोग अंतिम वस्तुओं के निर्माण के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जो है गन्ने का उपयोग करते हैं किसको बनाने के लिए? चीनी बनाने के लिए, तो चीनी अंतिम वस्तु ही हुई है, गन्ना जो है हमारी मध्यवर्ती वस्तु ही हुई है। ठीक है ना, जिसका प्रयोग हम करते हैं चीनी बनाने के लिए। वहीं पर अगर मिठाई बनाना हो तो चीनी की सहायता से अगर मिठाई बनाया जाए तो यहाँ पर मिठाई अंतिम वस्तु है और चीनी जो है मध्यवर्ती वस्तु है। अब हम बात करते हैं पूंजीगत वस्तुएं की। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी सहायता से अन्य वस्तुओं का उत्पादन होता है। यानी कि उत्पादन प्रक्रिया में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी सहायता ली जाती है और उनकी सहायता के बिना हम अन्य वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकते। जैसे मशीनें हो गई, औजारें हो गई, भूमि है, वाहन है, इन सभी प्रकार की वस्तुओं को पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें एक उत्पादक अपनी पूंजी का निवेश करता है भारी मात्रा में और लंबे समय तक टिकी हुई रहती है। उत्पादन प्रक्रिया में पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। इन्हीं दोनों प्रकार की वस्तुओं के बाद एक वस्तु के हम और पढ़ लेते हैं कि अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं? फाइनल गुड्स। अंतिम वस्तुएं उपभोग वस्तुएं होती हैं। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता के द्वारा अंतिम रूप से इनका प्रयोग कर लिया जाता है, उपभोग कर लिया जाता है और ये पुनः उत्पादन प्रक्रिया में वापस नहीं आती है, वहाँ पर इसका कोई प्रयोग नहीं होता है। अंतिम वस्तुएं कहते हैं। जैसे समस्त खाने पीने की चीज़ें जो हमने उपयोग घर पे लेके आए खा लिए, कपड़े, ये सब आपकी अंतिम वस्तुएं होती हैं। अंतिम वस्तु समझने के बाद हम समझेंगे स्टॉक और प्रवाह को। स्टॉक क्या होता है, प्रवाह क्या होता है? स्टॉक एक निश्चित समय अवधि पर एक निश्चित समय बिंदु पर मापी जाने वाली आर्थिक चक्र की मात्रा को स्टॉक कहते हैं। जैसे एक समय पर हम जो है नदी का पानी, एक टैंक में कितना पानी रखा हुआ है वो स्टॉक है। दूरी को स्टॉक कहते हैं। देश में मुद्रा की मात्रा कितनी है, स्टॉक है। पूंजी कितनी, स्टॉक है। क्यों? क्योंकि एक निश्चित समय बिंदु पर इनकी मात्रा को हम माप सकते हैं। इसका विपरीत होता है प्रवाह। प्रवाह एक ऐसी आर्थिक चर है जो समय बिंदु पर नहीं, एक निश्चित समय अवधि में मापा जाता है। इसका एक समय अंतराल होता है, इसका समय पीरियड होता है। जैसे हम इसको ऐसे माप सकते हैं प्रति घंटा के में, प्रति दिन के हिसाब से, प्रति मिनट के हिसाब से समय अवधि होता है। जैसे गति है, नदी का जल है, उपभोग है, निवेश है आदि। ये एक स्थैतिक होता है जबकि ये गतिमान होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर हम पढ़ेंगे निवेश के बारे में। निवेश क्या है? निवेश को हम पे पता है, निवेश का मतलब आय के लिए या फिर ब्याज के लिए आपकी अधिक कहीं पर भी हम पैसा लगाते हैं उसके बदले में आय की प्राप्ति होती है, इसे निवेश कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में अगर हम देखें, एक वर्ष के दौरान पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को उस वर्ष का निवेश कहते हैं। आप
उत्पादन प्रक्रिया में लगे हुए हैं तो उत्पादन के लिए आपको कई प्रकार की सामग्री चाहिए। जैसे आपको मशीनें चाहिए, जैसे आपको कच्चा माल चाहिए, तो मशीनों का स्टॉक हो, कच्चे माल का स्टॉक है। इस स्टॉक को अगर बढ़ाते हैं तो आपको उसके लिए व्यय करना पड़ेगा। तो मशीनों को खरीदने के लिए, कच्चे माल को खरीदने के लिए जो भी आप व्यय करेंगे तो वही आपका क्या होगा, निवेश होता है। ठीक है ना। ऐसे में हम यूँ कह सकते हैं पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन कहलाता है पूंजी निर्माण, और पूंजी निर्माण में किया गया व्यय निवेश होता है। दोनों ही एक दूसरे की पूरक शब्द है। निवेश की जो घटक होते हैं दो घटक के रूप में जानते हैं। एक होता है स्थिर निवेश, माल सूची निवेश। सबसे पहले स्थिर निवेश को देखते हैं। स्थिर निवेश क्या है? एक लेखांकन वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों मतलब स्थिर परिसंपत्तियों का मतलब उपभोक्ता के बाद जो है फिक्स एसेट्स होते हैं जितने भी, जैसे हो गए मशीनें हो गई, जैसे भूमि है, जैसे औजार है, वाहन है, इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए, इनके स्टॉक को बढ़ाने के लिए जो निवेश किया जाता है उसे स्थिर निवेश कहते हैं। यूँ कहें स्थिर संपत्तियों के बढ़ाने के लिए, परचेस करने के लिए किया गया वह जो स्थिर निवेश होता है। जबकि दूसरा जो है माल सूची निवेश। माल सूची निवेश यानी कि माल के स्टॉक को बढ़ाने के लिए एक समय पर उत्पादकों के पास उपलब्ध स्टॉक, जिसमें क्या क्या आता है, इसमें आपका आता है तैयार माल, अर्ध तैयार माल, कच्चा माल। इन तीनों चीज़ों को बढ़ाने के लिए जो भी व्यय करेंगे वो होता है माल सूची निवेश। ठीक है ना। माल सूची निवेश के बाद जो इम्पोर्टेंट वर्ड आता है हमारे पास पढ़ने के लिए वो होता है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। एक अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र होते हैं? सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो सेक्टर इकोनॉमी को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और शेष विश्व। परिवार क्षेत्र के अंतर्गत सभी लोग जो वस्तु और सेवाओं का उपभोग करते हैं उसे परिवार क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। वे सभी जो उत्पादन प्रक्रिया में लगे होते हैं उत्पादक क्षेत्र कहते हैं। ये कल्याणकारी क्षेत्र होता है या उत्पादक क्षेत्र होता है जो देश के विकास के लिए कार्य करती है। और उसके बाद जो तीनों के छोड़ के जो बचा होता है वो होता है शेष विश्व, यानी कि घरेलू सीमा के अतिरिक्त आने वाले दूसरे लोग शेष विश्व के अंतर्गत आते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अंतर क्षेत्रीय प्रवाह, इंटरसेक्टरल फ्लो। जो 2 प्रकार होते हैं। इंटरसेक्टर मतलब जो भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है और एक दूसरे के सहयोग से ही कार्य करती है। अर्थव्यवस्था ऐसे ही चलती है। इनके बीच में जो प्रभाव होता है एक दूसरे का सहयोग का, एक दूसरे के कार्य के तरीके का, उसे हम अंतर क्षेत्रीय प्रवाह कहते हैं, जिसको 2 प्रकार में बांटते हैं, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह यानी कि मुद्रा प्रवाह। रियल फ्लो एंड मनी फ्लो जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वास्तविक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह का मतलब होता है जब अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बीच वास्तविक वस्तु या सेवाओं का आदान प्रदान होता है। जैसे हमने 2 क्षेत्र ले लिया, परिवार और फर्म यानी कि उत्पादक क्षेत्र। परिवारों से फर्मों को आता है भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी, जिसकी सहायता से फर्म उत्पादन कार्य करते हैं और उत्पादन करके ये वस्तु और सेवा उपलब्ध कराते हैं परिवारों की। तो परिवार ने इनको साधन सेवाएं दिया, फर्मों ने इनके वस्तु और सेवा उत्पादन करके दिया। तो ये जो फ्लो हुआ वास्तविक प्रवाह हुआ। जबकि दूसरा है मौद्रिक प्रवाह, ये मनी फ्लो, जहाँ मुद्राओं का लेन देन होता है, मुद्राओं का प्रवाह होता है। अब जो है परिवारों ने वस्तु और सेवा का उपयोग किया, बदले में उनको मौद्रिक भुगतान कर दिया। फर्मों के पास मौद्रिक भुगतान आया तो फर्मों ने जो साधन सेवा उपयोग किया था उसके बदले में उनका साधन भुगतान किया। भूमि के उपभोग के बदले में किराया दिया जाता है, पूंजी के बदले में ब्याज, श्रम के बदले में मजदूरी और उद्यम के बदले में लाभ। तो ये जो फ्लो होता है मौद्रिक फ्लो होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच मुद्रा के फ्लो होता है। अब इसी फ्लो में जो फ्लो चलता रहता है अर्थव्यवस्था में जो फ्लो हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मुद्रा का चक्रीय प्रवाह या आय का चक्रीय प्रवाह। आय के चक्रीय प्रवाह को समझने के लिए हम सबसे पहले इस चार्ट में आते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख जो है कैटेगरी होती है, जिसमें उत्पादन होता है, आय होता है, व्यय होता है। इन तीनों के बीच में जो फ्लो चलता रहता है, इसी के फ्लो के चलते रहने से ही देश का आर्थिक विकास होता है। कैसे? अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्रिया विभिन्न
भक्तों की सहायता से संपन्न होती रहती है। बदले में जो साधन सेवाएं वो उपयोग करते हैं, साधन प्रतिफल का भुगतान करते हैं, जिससे उनको आय की प्राप्ति होती है। और वे जिनको आय की प्राप्ति होती है परिवारों को, वो उन्हें का व्यय करते हैं और इनके व्यय करने से उत्पादकों का फायदा होता है और उत्पादक को जो अपना उत्पादन प्रक्रिया में उसको लगा देते हैं। इस प्रकार से उत्पादन से आय प्राप्त होता है, आय को व्यय को और फिर व्यय से पुनः उत्पादन को जन्म दिया जाता है। इस प्रकार से इन तीनों के बीच में जो एक चक्र चलने लगता है, धीरे धीरे इंटरचेंज, उत्पादन किया तो आय हुई, आय क्यों व्यय किया, व्यय हुआ तो उत्पादकों को उत्पादन बढ़ेगा। इस प्रकार से एक फ्लो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और इसी फ्लो के चलते रहने से जो आय का चक्र की भांति गोल गोल घूमना, इसको टर्म दिया गया है आय का चक्रीय प्रवाह। ठीक है, थैंक यू। आपने पूरी वीडियो को देखा और इसी तरह से बने रहेगा मेरे साथ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। बाय बेटा।